हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम मौर्य वंश करेंगे और मौर्य वंश एमसीक्यूज करेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और मौर्य वंश से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ से मौर्य वंश से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओगे। 6 to 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया में सबकी तैयारी करवाई जाती है। आपको करंट अफेयर से भी एमसीक्यूज मिलेंगे। चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 4 चैनल हैं, 3 और चैनल है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी शॉर्ट समरी एनसीईआरटी की चाहिए तो आप हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पे जाके देख सकते हो। 6 to 12 तक की मैंने शॉर्ट समरी करवाई है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, टू द पॉइंट। मीन्स की एक क्लास की वीडियो 1 घंटे में हो जाए। और आपके मॉक टेस्ट के लिए एक चैनल बना है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखना। और अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मौर्य वंश के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? मौर्य वंश के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। इस वंश के जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिल्कुल सही है। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश के बारे में पता चलता है, बिल्कुल सही है। और मौर्योत्तर वंश के पश्चिमोत्तर भारत, मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस के दिन था, तो बिल्कुल सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौटिल्य की सहायता से नंदवंश को हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। और 9वीं सदी में विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। जो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, कब की थी? 9वीं सदी में विशाखादत्त ने की थी। जो मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की थी 9वीं सदी में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का वर्णन किया है। और जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। यह प्रदेश सिंधु के पश्चिम में था। सिंधु के पश्चिम में था जो ये स्थान था, जो पश्चिमोत्तर भाग था जिसपे सेल्यूकस का के दिन था। और इसको गुलामी से मुक्त किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। ये कहाँ से पता चलता है? मैं जस्टिन नामक यूनानी लेखक है उसकी बुक से हमें पता चलता है। तो तीनों ही बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। डी आंसर यहाँ पे होगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, वो हमें बताना है। तो वो कौन सा है? वो आपका प्रथम लघु शिलालेख। जो प्रथम लघु शिलालेख है उसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया। देखिए, अशोक का नाम उल्लेख केवल प्रथम लघु शिलालेख में किया गया है। मास्की, गुजरा और उदय गोलम के लेखों में भी अशोक का नाम मिलता है। बाकी इसमें देव नाम प्रिय अलग अलग नामों से अशोक को पुकारा जाता था। तो जो अशोक नाम मिलता है वो प्रथम लघु शिलालेख में मिलता है। और बाकी का मास्की में जो हमें अभिलेख मिला है, गुर्जरा और उदय गोलम, सिर्फ यहाँ पे इसका अशोक नाम मिलता है। बाकी जगह देव नाम प्रिय और भी नाम इसके लिए गए थे। सबसे ज़्यादा नाम यूज होता है देव नाम प्रिय, इसका यूज होता है। ओके, तो अशोक नाम मिलता है प्रथम लघु शिलालेख में और मास्की, गुजरा और उदगोलम के लेखों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना आपको कौन सा कथन है जो सही है। मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? किसानी अपनी उपज का 10वां भाग कर के रूप में देते थे, ये गलत है। क्योंकि जो किसान थे अपनी उपज का चौथे हिस्से से लेकर छठे हिस्से तक देते थे। चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक चौथा या छठा हिस्सा देते थे, 10वां हिस्सा नहीं देते थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था, बिल्कुल सही है। मौर्य काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था, तो ये भी आपका गलत है। क्योंकि मौर्यों का शासन था वो केवल तमिलनाडु तथा पश्चिमोत्तर के भाग
को छोड़कर पूरे महाद्वीप में फैला था। ठीक है, तो जो भारत का जो मौर्य वंश था वो तमिलनाडु को छोड़कर और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। मतलब ये पूर्वोत्तर में नहीं था और तमिलनाडु में नहीं था, बाकी तमिलनाडु और पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ था ये। ठीक है, तो इसलिए ये सी बी गलत हो जाएगा, सिर्फ बी हमारा आंसर सही होगा। आंसर क्या हुआ आपका? सिर्फ बी आंसर सही होगा, ए और सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आंसर दीजिए। अभिलेखों के बारे में कौन सा कथन है जो सही है अभिलेखों के बारे में? देखिए, मौर्य वंश से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमने इतने अच्छे से करे हम। अशोक के अभिलेखों के बारे में आपको बताना कौन सा सही है। अशोक के अभिलेखों के सारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था, बिल्कुल सही है। अशोक अभिलेखों के सारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था, बिल्कुल सही है। इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था और ये अभिलेख स्थापत्य संरचना का सर्वोच्च अच्छा उदाहरण, तो ये गलत है। जो अशोक के प्रस्तर स्तंभ हैं वो स्थापत्य के भाग नहीं बल्कि रचनाएं थी। ठीक है, अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ है वो स्थापना है, वो संरचना नहीं थी बल्कि ये क्या थी? रचनाएं थी, इसलिए डी सही नहीं होगा। देखिए, अशोक पहला भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया था। इन अभिलेखों में राजा के आदेश सूचित किए गए थे। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख और लघु शिलालेख। प्रथम लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य सभी अभिलेखों में अशोक के जो नाम है वो देव नाम प्रियदर्शी मीन्स की देवाओं में सबसे प्यारा उसकी उपाधि दी गई थी। जो प्रथम लघु शिलालेख था उसमें सिर्फ इसका अशोक नाम था, बाकी जो भी अभिलेख थे 5 भागों में बटे हुए थे, बाकी सारे अभिलेखों में इसका नाम देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। ठीक है, तो अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया था: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु शिलालेख। तो 5 श्रेणियों में इनको बांटा गया था। तो ए और बी यहाँ पे सही होगा, सी सही नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि थी वो यूनानी थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की जो भाषा और लिपि थी जो दोनों यूनानी थी वो आपको बताना है। तो वो है अफगानिस्तान में। जो अफगानिस्तान का जो अभिलेख मिला है, जो अफगानिस्तान का अभिलेख है उसमें अशोक के अफगानिस्तान का जो अभिलेख मिला है उसमें अशोक की जो भाषा और लिपि थी वो यूनानी थी। ठीक है, अशोक की जो अभिलेख थी किस में थी? भाषा। ठीक है, भाषा और लिपि थी अरामाइक और यूनानी थी। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? अरामाइक, और लिपि थी यूनानी थी। और ये अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखित थे, किंतु पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी और अरामाइक लिपि थी। अशोक के पूछा जाए अधिकतर अभिलेख है किस उसमें लिपि में, तो खरोष्ट जो ब्राह्मी लिपि है, सबसे ज़्यादा जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में है सबसे ज़्यादा, और कुछ पश्चिमोत्तर भाग के हैं वो खरोष्टी और अरामाइक लिपियों में भी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है? हमसे असत्य पूछा है। अशोक ने राजा बनने के बाद केवल एक युद्ध किया था, बिल्कुल सही है, कलिंग का युद्ध किया था अशोक ने, बाकी कोई युद्ध नहीं किए थे। इनकी विदेश नीति धम्म के आदर्श पर प्रेरित थी, बिल्कुल सही है, जो धम्म होता धर्म। ठीक है, कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद करवाया गया था, बिल्कुल सही। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद किया गया था, बिल्कुल सही है। कलिंग कहाँ? उड़ीसा में है। और इस युद्ध का वर्णन 11वें अभिलेख में किया गया है। असत्य पूछा था, असत्य हमारा होगा डी, क्योंकि जो गलत है अशोक के 13वें शिलालेख में बताया गया है, 11वें अभिलेख में नहीं, 13वें अभिलेख में बताया गया है कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, कलिंग युद्ध अशोक के 13वें अभिलेख में बताया गया है कलिंग युद्ध, और राज्य के 8वें वर्ष में बाद हुआ था। ठीक है,
तो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। कौन से शिलालेख में? कलिंग का युद्ध 13वें शिलालेख, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। राज्य सिंहासन पर बैठने के पश्चात सम्राट अशोक ने केवल एक युद्ध किया था जो कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। कलिंग युद्ध के पश्चात उसने दूसरे राज्यों पर भी भौतिक विजय पाने की नीति छेड़ दी थी और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। और दूसरे शब्दों में कहे तो भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का इन्होंने अनुसरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। अशोक के धम्म नीति के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? सही वाला बताना है। अशोक की धम्म नीति, उन्होंने हर हालत में शांति के लिए शांति की नीति ग्रहण की थी, तो ये गलत है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति की नीति नहीं अपनाई, वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यापारिक नीति पर चला। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा और न ही अपनी सेना का विघटन किया, तो ए यहाँ पे सही नहीं होगा, बी सही है बिल्कुल। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की थी, बिल्कुल सही है। अशोक की धम्म नीति में क्या था? उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्रा की थी। उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति का आयोजन करा था, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की 3 संगीतियाँ थी, जो 4 संगीतियाँ थी, और जैन धर्म की भी 4 संगीतियाँ थी। जो तीसरी संगीति थी उसका आयोजन किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हम MCQs ये कंप्लीट आप कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो अशोक ने बौद्धों का तीसरे सम्मेलन में आयोजन करवाया था, और तीसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? बी और सी यहाँ पे सही होगा, आंसर होगा बी और सी, ए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के बारे में कौन सा कथन है जो सही है, आपको सही वाला बताना है। धम्मात्र अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था, बिल्कुल गलत है। अशोक ने धम्मात्र की नियुक्ति समाज की विभिन्न धर्मों के बीच जो धम्म महामात्र है उसकी जो नियुक्ति की थी वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म प्रचार करने के लिए की थी। किसके लिए की थी? धर्म प्रचार करने के लिए। जो धम्म महामात्र की नियुक्ति थी वो धर्म प्रचार करने के लिए की थी। और रज्जुक अधिकारियों की जो नियुक्ति की थी वो पुरस्कार और दंड देने के लिए की थी। जो रज्जुक की जो नियुक्ति की थी वो किसके लिए की थी? पुरस्कार और दंड। देखिए अपोजिट हो गया, धम्मात्र धर्म का प्रचार और रज्जुक था वो पुरस्कार और दंड, तो दोनों ही गलत है, दोनों ही असत्य यहाँ पे होंगे। धम्मात्र की नियुक्ति किस लिए की थी? विभिन्न धर्मों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए, और रज्जुक की जो नियुक्ति की थी वो पुरस्कार और दंड देने के लिए, दोनों ही असत्य यहाँ पे। आंसर क्या होगा आपका? डी होगा, न तो एक न तो दो, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्यों के द्वारा सामाजिक सुधारों के संदर्भ में आपको बताना कौन सा है। अशोक द्वारा अपनाए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है। अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई थी, बिल्कुल सही है। सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया था, बिल्कुल सही है। राज्य में एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था, तो ये भी सही है। तीनों ही आंसर बिल्कुल सही होंगे। अशोक ने पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगा दी थी, सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया था, राज्य में अनेकता में एकता स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। अशोक कर्म कांडों का विरोधी था, विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों का विरोधी था। उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी थी। उसने ऐसे तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोहों पर भी रोक लगा दी थी जिसमें लोग रंगरलियां मनाते थे, जो सामाजिक कुरीतियों का प्रतीक था। और अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने एक धर्म, एक भाषा, एक लिपि के सूत्र में सारे देश को बांधने का काम किया था। उसने सहनशील धार्मिक नीति अपनाई। उसने प्रजा पर बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की। उसने हर संप्रदाय
के लिए दान दिया था। उसके पास पर्याप्त साधन संपदा होने के बाद भी कलिंग विजय के बाद कोई युद्ध नहीं किया और इसने अपने समय और अपनी पीढ़ी को भी बहुत आगे किया था। ठीक है, तो तीनों ही बिल्कुल सही होंगे। डी आंसर यहाँ पे आपका सही होगा। आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में मौर्य शासन के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? सही वाला आपको बताना है। मौर्य शासन के बारे में, राज्य का प्रशासन समितियों द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही है। मौर्य शासन के बारे में, राज्य का जो प्रशासन था वो समितियों द्वारा किया जाता था। राज्य में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराया जाता था, बिल्कुल सही है। मौर्य शासन का जो प्रशासन था वो समितियों द्वारा करवाया जाता था और राज्य में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था, दोनों ही सही है। मौर्य शासन समितियों की सहायता से चलाया जाता था। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों में प्रशासन की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र का प्रशासन था, 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में जन्म और मृत्यु के समय भी पंजीकरण किया जाता था। प्रशासन के कार्य हेतु बनाई गई समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, बांटों और मापों का काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो अखनातुन ने अपनाया था। आंसर क्या होगा आपका? बी सही होगा। अखनातुन ने अपनाया था। ओके, तो आज ये हमने मौर्य वंश से क्वेश्चन किए हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 4 चैनल हैं, इसके अलावा 3 और यूट्यूब चैनल हैं, टेलीग्राम चैनल हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।